हेलो, मैं रूप कुमार सरकार। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ बुलिश बीट्स चैनल चैनल में। तो बुलिश बीट चैनल में मैं कुछ वीडियो डालूँगा जो कि एनआईएसएम सीरीज़ 8 के ऊपर। तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप वो वीडियो सारा देखेंगे तो मुझे लगता है आप 80 टू 90% मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो इस एग्ज़ाम के बाद। ठीक है। तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था 2 हफ्ते पहले। तो मेरा 81% मार्क्स मिला है। तो मैं आपको कैसे वो मार्क्स मिले, किस तरह क्वेश्चन आता है, कैसे मॉक सॉल्व करना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट ज़्यादा फोकस करना है, तो अब मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ये एनआईएसएम सीरीज़ 8 का वर्कबुक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। तो एग्ज़ाम आता है 10 चैप्टर के बेसिस पर। ठीक है। ये वर्कबुक में 10 चैप्टर है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव का बेसिक क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे है। इंडेक्स क्या होता है, वो चैप्टर 2 है। इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यहाँ से डेरिवेटिव का मेन स्टार्ट होता है। और फिर आता है ऑप्शन ऑप्शन स्ट्रैटेजी, चैप्टर 5। चैप्टर 6 ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। चैप्टर 7 क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जो कि चैप्टर 8 है। चैप्टर 9 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। चैप्टर 10 सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर ऑप्शन चैप्टर 4, चैप्टर 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम। और चैप्टर 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। और चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये एक 4-5 चैप्टर है शायद। ये 3 से लेकर 8 तक चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। ये सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 9, 10 और चैप्टर 1, 2, 3 ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ चैप्टर 1 के ऊपर। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आई होप आप 3-4 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। तो चैप्टर 1 क्या है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का बेसिक क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट नोन एज अंडरलाइन। ठीक है। डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू हम किसी और अंडरलाइन एसेट के थ्रू हम उसको एसेट से हम डिराइव कर सकते हैं उसका। ठीक है, वैल्यू। तो जैसे कि वो अंडरलाइन क्या क्या हो सकता है, वो अंडरलाइन हो सकता है क्रूड क्रूड ऑयल, गोल्ड, जिंक, हाँ, कॉपर, कॉटन, फिर शुगर, शेयर्स, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज। ये सब वो अंडरलाइंग एसेट है जिससे हम उसका डेरिवेटिव का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है। सो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्ट्री क्या है और रेवोल्यूशन क्या है, ये सारा कुछ आप रीडिंग पढ़ना है आप लोगों को। तो जैसे कि 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेड फेयर्स, सेलर साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसिंग फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द आइटम्स दे सोल्ड। इस तरह से इसका सिर्फ एक स्टार्टिंग है, डेरिवेटिव का स्टार्टिंग है। ठीक है। ये सारा कुछ आप पढ़िए, रीडिंग पढ़िए। हालांकि इससे कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है। ये सारा कुछ आप रीडिंग पढ़िए। यहाँ पे पढ़ने वाली एक बात है, जो कि 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फैसिलिटेड ट्रेडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटीज। ये एक पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है, याद रखना है और लिख के भी रखना है, जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर ये सारा कुछ आप रीडिंग पढ़िए। देखिए, अगर मैं रीडिंग पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है। स्पीड से जा रहा हूँ। और जो मैं मेन पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, सो वो सिर्फ आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, या फिर कहीं और आप नोट राइट डाउन करिए हो।
ठीक है। तो क्या इसके बाद क्या आता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ डेरिवेटिव के ग्रोथ पे, ठीक है। Over the last 4 decades, derivative market has seen a phenomenal growth. Many derivatives contracts were launched at the exchange across the world. 40 साल पिछले 40 साल में बहुत सारा डेरिवेटिव का ग्रोथ हुआ है हमारे इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबली भी। तो तो जो जो फैक्टर वो उसका ग्रोथ डिराइव करता है, तो वो है इंक्रीज फ्लक्चुएशन ऑफ अंडरलाइन एसेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट, जो कि आप एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइस, हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट में वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आप देख सकते हो, आप रीडिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव कब आता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए, एज द इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया, सेबी सेट अप 24th मेंबर committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta on November 18, 1996 to develop a appropriate regulatory framework for derivatives trading in India। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 24 मेंबर के साथ डॉक्टर एल.सी. गुप्ता ने 1996 में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया था हमारे इंडिया में, जो कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप राइट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, द कमेटी फिर क्या है, द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998 recommending that derivatives should be declared as securities so that regulatory framework applicable to trading of securities could also govern trading of derivatives, ठीक है। तो फिर 1998 में, मतलब इसके 2 साल बाद, डॉक्टर एल.सी. गुप्ता कमेटी ने डेरिवेटिव्स को एक सिक्योरिटी का नाम दिया है, ठीक है। तो सच सब्सिक्वेंटली सेबी सेट अप ए ग्रुप ऑफ 1998 अंडर द चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर J.R. वर्मा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टू रिकमेंड मेजर्स ऑफ रिस्क कमिटमेंट एंड डेरिवेटिव मार्केट। फिर डॉक्टर एल.सी. गुप्ता के बाद फिर प्रोफेसर J.R. वर्मा, जो कि रिस्क कंटेंट के ऊपर काम किए थे डेरिवेटिव्स मार्केट में, ठीक है। तो ये भी आप रीडिंग पढ़िए। फिर 1999 में द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, जो कि हम SCRA बोलते हैं, was amended to include derivatives within the domain of securities। Regulatory framework was developed for governing derivatives trading, ठीक है। फिर मार्च 2000 में गवर्नमेंट repealed a 3-decade old notification which prohibited forward trading securities, ठीक है। ये सिर्फ फॉरवर्ड ट्रेडिंग में अभी तक काम हो रहा था, ठीक है। अगर फॉरवर्ड ट्रेडिंग को अगर आप एक्सचेंज के थ्रू डेरिवेटिव ट्रेडिंग का 2 तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, एक है फॉरवर्ड ट्रेडिंग, एक है एक्सचेंज के थ्रू, जो कि हम फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। द एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया जून 2000, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव हमारे इंडिया में जून 2000 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सेबी परमिटिंग BSE एंड NSE टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, ठीक है। सेबी ने BSE और NSE को परमिशन दे दिया है कि आप इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट आप ला सकते हो मार्केट में, ठीक है। फिर which comments ट्रेडिंग इन जून 2000 ट्रेडिंग। फिर इंडेक्स ऑप्शन में 2001 से स्टार्ट हुआ था हमारे इंडेक्स ऑप्शन में, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो ना, वो इंडेक्स ऑप्शन में 2001 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर कमोडिटी MCX ऐसे स्टार्टेड 2013 से स्टार्ट हुआ है। तो हमारे 2000 से हमारे इक्विटी के ऊपर स्टार्ट हुआ था, इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर। फिर 2001 से इंडेक्स डेरिवेटिव और 2013 से कमोडिटी डेरिवेटिव के ऊपर काम हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको रीडिंग पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से आपको रीडिंग पढ़ना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है।
फॉरवर्ड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होता है फॉरवर्ड। इट्स ए कॉन्ट्रैक्टुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइन एसेट एट ए सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस दैट इज प्री डिसाइड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब ये दो पार्टी के बिटवीन एग्रीमेंट होगा। जैसे कि मैं और आपके थ्रू एक एग्रीमेंट होगा कि मैं आपसे अगर आपके पास कॉटन है या फिर शुगर है, मैं आपसे शुगर लूँगा 2 महीने बाद और शुगर का प्राइस रहेगा 60 रुपीज़ पर किलो। मैं आपसे 2000 किलो शुगर लूँगा, ठीक है। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 2 महीने बाद मतलब आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, अप्रैल में शायद अप्रैल की 17 अप्रैल में आपसे ये लूँगा 2 क्विंटल शुगर और भाव रहेगा 60 रुपीज़ पर किलो। ये आप और मेरे बिटवीन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम तो आप और मैं डिसाइड कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम और भी कोई क्या क्या क्राइटेरिया है हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, मिलने के बहुत चांस है कि डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है कि नहीं होता है। तो आंसर है नहीं। एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, ठीक है, जैसे कि दो पार्टी के बीच में होता है और ये प्री डिसाइडेड होता है किसी डेट से पहले। जैसे कि मैंने बताया कि अप्रैल की 17 को मैं आपसे कुछ शुगर लूँगा, ये प्री डिसाइडेड एक डेट है और किस भाव पे मैं लूँगा, ठीक है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड है, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक और पार्ट, बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर कमिटेड and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of delivery, ठीक है। मतलब कि both the contracting parties जो दो पार्टी है वो जिस भाव पे उन्होंने डिसाइड किया था कि इस भाव पे हम लेंगे या फिर हम बेचेंगे, उस भाव पे उनको वो मतलब देना पड़ेगा। दे आर ऑब्लाइज्ड टू ऑनर द ट्रांजैक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, ठीक है। अगर उस समय अप्रैल के 17 में अगर शुगर का भाव 65 में ही हो रहा, 65 में मार्केट में दाम है और मैंने तो आपसे बताया था कि मैं 60 में ही लूँगा, तो आपको वो 60 में ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि मार्केट में 65 चल रहा है तो आप मुझे 65 में देंगे, नहीं। जो डिसाइड हुआ था 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले, उसी प्राइस पे आप मुझे देंगे, ठीक है। ये होता है जो कि वो आप भी ऑब्लाइड है और मैं भी आपसे ऑब्लाइड हूँ कि मैं आपसे लूँगा, ठीक है। सिंस फॉरवर्ड्स आर नेगोशिएटेड बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज, ठीक है। आप और मैं ये कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होगा, क्या क्या चेंजेस होगा, ठीक है, वो आप और मैं कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं आएगा, एक्सचेंज से भी आप कुछ भी बोलिए वो नहीं आएगा, ठीक है। दीज आर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हम ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको हम ओटीसी मार्केट भी बोलते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओटीसी मार्केट में ये अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर। फॉरवर्ड में आपको 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कि वीडियो आगे बढ़ता रहेगा मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड्स का और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है और क्या क्या टर्म्स है, ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा अगले जैसे कि हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन है, ठीक है, अभी रीडिंग पढ़िए, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड, ठीक है। द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज rather than being negotiated directly between two parties indeed, ठीक है। फॉरवर्ड क्या था, दो पार्टी के बीच में एक ट्रेड होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसमें किसी रेगुलेटेड एक्सचेंज आता है जैसे एनएससी या फिर बीएससी या फिर एमसीएक्स, अगर वो एक्सचेंज आता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो है फ्यूचर। और फ्यूचर्स में
जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारा कुछ सेबी डिसाइड करता है, ठीक है। ये आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते, किसी आप और मैं कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जो कि बहुत सारा, और भी आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है? एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying on or before stated date at a stated price, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको राइट देता है बट नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। ऑप्शन क्या है? जो आपको राइट देता है बट लेकिन आपको ऑब्लिगेशन नहीं देता किसी प्रोडक्ट को बाय और सेल करने के लिए, हाँ। बिफोर और स्टेटेड प्राइस, ठीक है। बिफोर और जो कि मतलब एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो ऑप्शन क्या है? अगर मैं शुगर का ही देखता हूं तो आज से 1 महीने बाद मैं आपसे शुगर खरीदूंगा मार्च के 17 में, ठीक है। 17 मार्च 17 को मैं आपसे शुगर खरीदूंगा 60 रुपये पर किलो के ऊपर, किलो से किलो के हिसाब से, और 2 क्विंटल, ठीक है। तो आपसे मैं लूँगा और आप मुझे वो बेचेंगे, ठीक है। तो फरवरी मार्च 17 आने तक मैं आपसे वो शुगर ले भी सकता हूँ या फिर नहीं भी ले सकता हूँ। मेरा राइट है बाय करने का, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे खरीद भी सकता हूँ, अगर मेरा मन चाहे तो मैं खरीद भी सकता हूँ, या फिर मेरा मन चाहे तो मैं कुछ वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी आ सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग ऑन और बिफोर स्टेटेड डेट एट अ स्टेटेड प्राइस, ठीक है। While buyer of option pays the premium and buys the right, and writers or seller of the option receives the premium with obligation to sell or buy the underlying asset if the buyer exercises his right, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बाय ऑप्शन, जो बायर होता है वो ऑप्शन कुछ आपको प्रीमियम देंगे, ठीक है। कुछ आपको प्रीमियम देंगे वो राइट लेने के लिए कि मैं आपसे बाय भी कर सकता हूँ उस डेट पे, या फिर मैं ऑप्शन से बाहर भी आ सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन क्लोज भी कर सकता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सेलर क्या है? जो ऑप्शन आपको सेल कर रहा है उसका वो प्रीमियम रिसीव कर रहा है, लेकिन उसका कोई राइट नहीं है, ठीक है। उसको वो एसेट आपको देना ही पड़ेगा अगर द बायर एक्सरसाइज करता है वो उसका राइट, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देखूं तो मैं आपसे अगले पहले एग्जाम्पल में ही आता हूँ। मैं आपसे वो शुगर लूँगा 17 मार्च को, लेकिन अगर वो सेलर हो आप, मैं आपको कुछ पैसा दूंगा जो कि मेरा प्रीमियम पैसा है, ठीक है। प्रीमियम पैसा मैं आपको दूंगा और मैं आपसे राइट लूँगा कि मैं आपसे वो प्रोडक्ट लूँगा, ठीक है। अगर लेकिन मेरा मन चाहे तो मैं वो प्रोडक्ट उस डेट पे ले भी सकता हूँ, अगर नहीं भी ले सकता हूँ। किस टाइम लेना है और किस टाइम नहीं लेना है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे वो प्रोडक्ट ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, लेकिन आप सेलर हो, ठीक है। आप सेलर हो, अगर मैं चाहूँ तो आपको वो प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका ये ऑब्लिगेशन है कि आपको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप सेलर हो और मैंने जो प्रीमियम आपको दिया था वो आप रिसीव कर सकते हो। प्रीमियम मैंने पे किया था तो आपको वो आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जो चैप्टर आएगा तो तब मैं अब बताऊंगा कि किस समय बायर ऑफ ऑप्शन उसका राइट एक्सरसाइज करता है, ठीक है। किस समय उसका राइट वो एक्सरसाइज नहीं करता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। स्वैप्स क्या है? Swap is the agreement made between two parties to exchange cash flow in the future according to prepared formula। ये आप रीडिंग पढ़िए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। ये क्या है? स्वैप क्या है? एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बिटवीन
टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। प्री अरेंज एक फॉर्मूला के बेसिस पर जो क्या है एक्सचेंज के कैश फ्लो है उसके ऊपर एक फ्यूचर फ्यूचर क्या है फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री एंगल फॉर्मूला। यही ये सिंपल है, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हो। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया, मैं बस बैठ गया और मैं बताता बताता जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं मैंने पहले से ही कुछ डिटर्मिनेशन करके रखा था कि ये सब ऐसे ऐसे बताना है, ऐसे ऐसे बताना है। तो रीडिंग पढ़िए आप, अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो मैं आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आता भी नहीं है। आप फ्यूचर और फॉरवर्ड ये दोनों अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है। मार्केट में किस तरह के पार्टिसिपेंट होता है। मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट होता है। एक है हेजर, एक है स्पेकुलेटर और एक है आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स कौन है। हेजर्स कौन है, पहले बुक की भाषा देखते हैं। दे फेस रिस्क एसोसिएट विद प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड यूज डेरिवेटिव्स टू रिड्यूस इस रिस्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मानिए मैं एक म्यूचुअल फंड हो या फिर किसी हेज फंड हो, मेरे पास 100 करोड़ का कुछ पोर्टफोलियो है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। हाँ, रिलायंस टाटा सब कुछ मिला के 100 करोड़ का मेरे पास पोर्टफोलियो है। हाँ, तो मैं क्या, अगर मुझे लगता है कि मार्केट में फॉल आने वाला है, ठीक है, आज से एक हफ्ता बाद या फिर एक महीने बाद फॉल आने वाला है, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो लॉस में जाएगा, है कि नहीं। मेरा जो पोर्टफोलियो है, अगर मेरा तो पोजीशन है ना, तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद वो तो लॉस में आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ हेजिंग करके, ठीक है। हेज क्या होता है मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब मैं फ्यूचर ऑफ स्ट्रैटेजी के बात करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा। आज ही सब कुछ बता दूंगा तो सब कुछ आपका माथा घूम जाएगा, आपका सिर घूम जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बस याद रखिए, मैं जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होता है या फिर हेज फंड होता है वो हेजिंग करता है। बैंक्स हो गया वो हेजिंग करता है क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, वो मार्केट में इंडेक्स को सेल करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, मैं बाद में वो बता दूंगा। तो ये होता है हेजर्स, ठीक है। जैसे कि कॉर्पोरेशन इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन बैंक्स और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज एंड कमोडिटी प्राइसेस। अगर क्या है वही है बात, ठीक है। स्पेकुलेटर ट्रेडर्स क्या है, स्पेकुलेटर और ट्रेडर आप और हम जैसे लोग होते हैं, जो कि वो हेजर्स ने जो रिस्क दे रहा था मार्केट में वही हम लेते हैं, ठीक है। हेजर्स क्या होता है, वो अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में हेजिंग करता है। और स्पेकुलेटर ट्रेडर क्या है, आप और हम जैसे लोग उस रिस्क को हम लेते हैं। हम सोचते हैं कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगा, हम फ्यूचर में क्या होगा हम अभी से प्रेडिक्ट करके उस रिस्क को हम लेते हैं, ठीक है। बुक की भाषा देखते हैं। They try to predict the future movements in price of underlying asset and based on the view they take position in derivatives contract, ठीक है। Derivatives are prepared over underlying asset for trading purpose. They offer leverage and less expensive cost of operation and faster to execute in size, ठीक है, in high volume market, ठीक है। तो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स क्या है, आप और हम जैसे लोग जो कि रिस्क लेते हैं, वी आर द रिस्क टेकर्स एंड हेजर्स आर द रिस्क गिवर्स, ठीक है। वी आर द रिस्क टेकर्स, हम रिस्क लेते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, उस बेसिस पे हम
वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेजर क्या है? देखिए आर्बिट्रेजर अब फिलहाल अभी आर्बिट्रेजर बहुत ही कम हो गया है मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट है इंडियन मार्केट। और आर्बिट्रेजर क्या होता है कि मार्केट में कुछ एक प्रोडक्ट इस मार्केट में लेकर उस मार्केट में सेल कर रहा है, या फिर इस मार्केट से सेल करके उस मार्केट में बाय कर रहे हैं, उनको हम आर्बिट्रेजर बोलते हैं। और इस ये करने के लिए बहुत ही लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। आर्बिट्रेजर इज़ नॉट आर्बिट्रेजर्स और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्या बोलते हैं। आर्बिट्रेजर इज अ डील ऑफ द मार्केट प्रॉफिट बाय डेवलपिंग एक्सप्लोटिंग प्राइस डिफरेंस इन ए प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर मैं देखता हूँ कि एनएसी में रिलायंस का भाव 1780 चल रहा है, ठीक है, और बीएसई में 1781 चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एनएसी से 1780 में वो रिलायंस का शेयर खरीदूंगा, और साथ ही साथ विद इन मिनट ऑफ टाइम में बीएसई में 1781 में बेच दूंगा। तो वो होता है आर्बिट्रेजिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए इसके लिए। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि आर्बिट्रेजिंग क्या है। आर्बिट्रेजिंग इज नथिंग बट एक मार्केट से प्रोडक्ट को खरीद के विद इन मिनट एक और मार्केट में वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है जो कि है आर्बिट्रेजिंग में रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है, ठीक है। रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। तो आप देख सकते हो, देखिए यही लिखा है, when a trader purchases asset cheaply in one location and simultaneously arranges to sell it at a higher price in another location. Such opportunities are unlikely to persist very long, since arbitrageurs would rush in this transaction, thus closing price gap in different location. मतलब क्या है, अगर आप इनएसी से आप प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो और बीएससी से बीएससी में वो प्रोडक्ट लाइक रिलायंस शेयर बेच रहे हो, साथ ही साथ एनएसी में उसका भाव बढ़ जाएगा, और बीएससी में बेच रहे हो तो बीएससी में उसका भाव कम हो जाएगा। तो 1700 मतलब क्या है कि वो प्राइस का गैप ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, ठीक है, एनएसी और बीएससी के बीच में। 1780 में आप खरीद रहे हो और 1781 में बीएससी में आप बेच रहे हो, तो वो 1780 से ऊपर थोड़ा उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और 1781 में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसमें थोड़ा उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। तो मीडियमली एक गैप जो होता है 80 और 81 1 रुपये का गैप, वो गैप नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है और यहाँ पे सप्लाई कम हो रहा है। तो गैप प्राइस का जो गैप है दो मार्केट में, वो गैप नहीं रहता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है? इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल। बहुत वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और कितना है यहाँ, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप ये रीडिंग पढ़िए, ठीक है, ये सारा कुछ रीडिंग पढ़ सकते हो आप, ठीक है। द ओटीसी मार्केट, हाँ ये चारों पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिख के रखिए, ये सारा कुछ लिख के रखिए और याद रखिए कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टेलर मेड है, क्योंकि आप और मैं उसमें इंटरफेयर कर सकता हूँ, कस्टमर्स के मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस एक्सचेंज का कुछ काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिस्क भी होता है जो कि क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि आप और मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटेड एक्सचेंज नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्क होता है जो कि हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट रिस्क एक होता है। देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट्स और इंडिविजुअल पोजीशन लिवरेज मार्जिनिंग, कोई सेंट्रलाइज लिमिट नहीं है, क्या कुछ इंडिविजुअल पोजीशन के ऊपर कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है, लिवरेज में कुछ भी नहीं है इधर। और कुछ देयर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट टू इंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं है तो कोई फॉर्मल रूल्स भी नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क के साथ साथ कोई फॉर्मल रूल्स भी नहीं है, ये आप याद रखिए। ट्रांजैक्शन आर प्राइवेट विद अ लिटिल नो डिस्क्लोजर टू मार्केट, मतलब क्या है
ये सारा कोई प्राइवेट है, मतलब इसके वो मार्केट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, फायदा क्या है, डेरिवेटिव का फायदा क्या है। देखिए डेरिवेटिव मार्केट से हेल्प इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए डेरिवेटिव मार्केट क्या करता है, प्राइस डिस्कवरी करता है। देखिए अगर निफ्टी का फ्यूचर प्राइस अगर 2200 चल रहा है, ठीक है, फरवरी मंथ का निफ्टी का प्राइस 2200 चल रहा है, ठीक है, और करंट प्राइस निफ्टी का 1960 या फिर 70 चल रहा है, तो हम सोच कह सकते हैं कि मार्केट एंड ऑफ द मंथ जो कि एक्सपायरी डेट है वो बुलिश मार्केट हो सकता है, क्योंकि अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 1960 और फ्यूचर प्राइस सॉरी एक और बार मैं बात करता हूँ इसका। मान लीजिए मार्केट का प्राइस चल रहा है 20,000 रुपये निफ्टी का, ठीक है, और फ्यूचर प्राइस उसका चल रहा है 2100 रुपये, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इन द फ्यूचर उसका स्पॉट प्राइस 2100 रुपये हो सकता है, ठीक है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प्स इन इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इसका फ्यूचर का क्या प्राइस हो सकते हैं हम उसको डिराइव कर सकते हैं। या फिर अब रिलायंस का एग्जांपल लेंगे तो रिलायंस फ्यूचर में लाइक इस मंथ के फ्यूचर में उसका फ्यूचर प्राइस देखिए और स्पॉट प्राइस देखिए, अगर फ्यूचर प्राइस उससे ज़्यादा है तो आप ये सोच सकते हो कि मार्केट फ्यूचर में वो रिलायंस का प्राइस वो बढ़ सकता है। अगर फ्यूचर प्राइस मार्केट प्राइस से कम है तो आप ये मान सकते हो कि शायद वो नीचे जा सकता है रिलायंस, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प इन ट्रांसफर वेरियस रिस्क फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज टू रिस्क एंड लो रिस्क एपेटाइट पार्टिसिपेंट विद हाई रिस्क एपेटाइट। मतलब क्या है, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प करता है कि जिसका हाई रिस्क है, हाँ, वो अपना रिस्क किसी और को दे सकते हैं, जैसे कि हेजर्स ट्रेडर्स को रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही है। जैसे इधर लिखा हुआ भी है एग्जाम्पल, यहाँ हेजर्स वांट टू गिव अवे द रिस्क व्हेयर एज ट्रेडर्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प शिफ्ट ऑफ स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड सर्वेलेंस एक्टिविटी, जो डेरिवेटिव मार्केट क्या करता है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का रिस्क ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट करता है। तो ऐसे ही आप देखें, तो चैप्टर 3 हो गया इस वाले वीडियो में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे, डॉक्टर एल सी गुप्ता का आप ये देख लीजिएगा और CBOT देख लीजिएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो। सबसे एल सी गुप्ता की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शंस का डेफिनेशन क्या है। एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, ठीक है। फिर हेजर्स क्या है, स्पेकुलेटर्स क्या है, आर्बिट्रेजर्स क्या है। ये 3 में से आपको 2 3 क्वेश्चंस मिलेगा। आर्बिट्रेजर्स क्या है, हेजर्स क्या है, हेजर्स आर रिस्क गिवर्स, स्पेकुलेटर ट्रेडर रिस्क टेकर, आप देख सकते हो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। OTC मार्केट क्या है, OTC मार्केट एक फॉरवर्ड मार्केट आप OTC पे ट्रेड होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प्स इन इंप्रूविंग डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप ये रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले वीडियो में मैं चैप्टर 2 डिस्कस करूँगा, जो कि है अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। चैप्टर 3 से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चैप्टर 3 से, ठीक है। चैप्टर 3 से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में वो बताइए, और प्लीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर करिए जो कि नए से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और मेरा मानना है आप
बहुत अच्छे तरह से आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय।